Jai Jinens. This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई है और वो हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन,
इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, कल से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशल क्लासेस में हम लोग चाइनीज सिस्टम के कुछ मूलभूत तथ्यों को समझेंगे और मूलभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग समझ सकें कि जो ट्रीटाइज 7 में हम लोग पढ़ते हैं वो फंडामेंटल्स किस रूप में ट्रीटाइज 16 में प्रदर्शित किए गए हैं, और उनको हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने कल चैप्टर 2 पर ट्रीटाइज 16 का की किताब, ये ट्रीटाइज 16 की किताब है, ये हम लोगों ने कल दिखाई थी, इसी से ये चल रहा है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कैसे किसी जगह पर ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। तो हम लोग हार्ट किडनी की चर्चा कर चुके थे। हम लोग लंग्स नहीं, हम लोग हार्ट किडनी की चर्चा हो, लंग्स यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देख रहे हैं हार्ट और किडनी के रिलेशनशिप में। हम लोग बार बार सुनते हैं कि हार्ट और किडनी एक एक्सिस पर है, उसको उसी को रिप्रेजेंट किया गया। कैसे एक्सिस की बात कर रहे हैं वो? हृदय की गर्मी, हृदय हार्ट जो है वो गर्मी के लिए और किडनी जल के लिए जानी जाती है। तो यानी एक है ठंडक और एक है गर्मी। तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे होता है? तो हृदय की गर्मी नीचे की ओर जाती है और किडनी को ऊष्मा प्रदान करती है। नीचे गई और उसने ऊष्मा दिया, क्योंकि हृदय की गर्मी है, हृदय में गर्मी है और ब्लड इसी ब्लड को कंट्रोलर है, इसलिए ब्लड भी हम लोग गर्म माना जाता है। तो हृदय गर्मी नीचे की ओर जाती है और किडनी को ऊर्जा प्रदान करती है। किडनी का जल ऊपर की ओर आता है और हार्ट इनको पोषण प्रदान करता है, क्योंकि जब पोषण कोई भूता जो भी इन ऑर्गन है वो पोषण के लिए जाना जाता है। कोई भी इन ऑर्गन शरीर का बना हुआ है हमारा, वो पोषण के लिए होता है। और जो यंग ऑर्गन होता है वो फंक्शनल के लिए होता है। कोई चीज ब्रेक करना हो, कोई चीज मेटाबॉलिज्म वाले में, तो मेटाबॉलिज्म में जो कैटाबॉलिज्म वाला काम है वो नॉर्मली यंग के लिए माना जाता है। तो ये हार्ट इनको पोषण प्रदान करता है, इसे स्वास्थ्य प्रक्रिया कहते हैं। इस अगर ये दोनों बैलेंस है, हृदय की गर्मी और किडनी का जल ऊपर जाकर के दोनों को बैलेंस कर दे रहा है, तो हमारे जो शरीर का टेम्परेचर ठीक रहता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। अगर हृदय की गर्मी नीचे की ओर नहीं जा पाती, किन्हीं कारणों से, मान लीजिए हृदय की गर्मी नीचे की ओर जा नहीं पाई, तो वो किडनी से मिलेगी नहीं। अगर किडनी नहीं मिलेगी तो जो हीट है वो हार्ट में ही रह जाएगी, नीचे जा नहीं पा रही है तो हार्ट में रहेगी, तो हार्ट जो है, हार्ट में हीट बढ़ जाएगी। अब उधर क्या होगा? जो गर्मी गई नहीं तो किडनी का जो इन पोषण है उसको, अब गर्मी का पोषण, जो उसका गर्मी से जो पोषण मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, तो किडनी इन कमजोर हो जाएगी। दूसरा, अगर जल कमजोर है तो ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? इससे किडनी यांग डिफिशिएंट हो जाएगी। अब दोनों रीजन देखिए, किडनी यांग डिफिशिएंट होगी तो भी जल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यांग जो है फंक्शनलिटी के लिए जाना जाता है। तो जल, अगर जल कमजोर है और नहीं जा पाया तो किडनी यांग कमजोर होगी, और किडनी यांग कमजोर होगी तो भी जल ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यांग ही तो भेजता है उसको, वही फंक्शनल के लिए जाना जाता है, फंक्शनलिटी। तो उसमें अब किडनी यांग डिफिशिएंट होगा और जल ऊपर गया नहीं, तो किडनी में क्या होगा? स्वेलिंग, जो नीचे भाग है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। नॉट ओनली इन किडनी, मतलब सूजन आ जाएगी शरीर के भाग में। यानी किडनी उसको फंक्शनलिटी के हिसाब से, जो जल मान लीजिए 100 जल है, 100 ml जल है, और उसको 40 जल ऊपर भेजना था, अगर नहीं भेज पा रही है तो वो 100 पूरा का पूरा रहेगा, तो आपको नीचे के भागों में आपको सूजन आ जाएगी। When kidney in fails to ascend, अब किडनी इन का काम था ऊपर जाकर के और
जल को भेजना था और उसको हार्ट को उसको शांति प्रदान करनी थी। तो अगर वो नहीं ऊपर जा पा रहा है और शांति प्रदान नहीं कर रहा है, ठंडक प्रदान नहीं कर रहा और उसका पोषण नहीं कर रहा है, क्योंकि जल क्या है, जल इन स्वरूपा है, इन नहीं है लेकिन इन स्वरूपा है। तो अगर जल जा रहा था और जल को ऊपर जाना था, नहीं गया, तो इन स्वरूपा जो है यानी इन के रूप में वो उसको पोषण दे रहा था, वो नहीं गया, तो हार्ट इन कमजोर हो जाएगी। इट कॉजेज हार्ट इन डिफिशियंसी, हार्ट इन कमजोर हो जाएगी एंड रेजिंग ऑफ एम्प्टी फायर विथ फॉलोइंग। अब हम लोग जानते हैं कि हार्ट कोई भी इन डिफिशियंसी होगी तो वो क्या होता है, एम्प्टी हीट कहलाती है। ये मानते हैं ना हम लोग। हमारे बीच में रीता गांधी जी आ गई हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। क्यों सरिता जान मैडम, समझ रहे हैं हम लोग कि अगर कोई इन डिफिशियंसी है तो हम लोग बोलते हैं उसको। जी सर। तो वही पॉइंट आ गया कि इनसोम्निया, अनिद्रा हो जाएगी, इन नहीं है, रेस्ट बेचैनी हो जाएगी और एंजाइटी हो जाएगी। तो ये जो मनोभाव है, फिर ध्यान रखिए, हार्ट सारे मनोभावों का नियंत्रक है, हार्ट सारे मनोभावों का नियंत्रक है। एक और कारण है, तो इसलिए ये कारण से जो इस तरह की इंसोम्निया, अनिद्रा, वैसे तो गॉलब्लैडर में हम लोग चाइनीज में बोल देते हैं, लेकिन इंसोम्निया के लिए मेन जिम्मेदार देखो कौन कौन सा है, हार्ट इन डिफिशियंसी में अनिद्रा आएगी, बेचैनी होगी, एक नॉर्मल, एक ऐसी बेचैनी जो समझ नहीं पा रहे कि तो वो बेचैनी है, और एंजाइटी, चिंता भी होगी। दीज सिम्टम्स हैव बीन कॉज्ड बाय द एम्प्टी हीट ऑफ हार्ट। तो एम्प्टी हीट हो रही है क्या, डिफिशियंसी ऑफ इन। जब भी डिफिशियंसी ऑफ इन होगी किसी भी ऑर्गन में तो हमेशा एम्प्टी हीट कहलाती है वो। अब इसको आइडेंटिफाई किया, फायर अग्नि की जड़ है। फायर जो है अग्नि, देखिए फायर अग्नि है, उसमें हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गए हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित हो गए हैं, वो भी समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और हमारे आश्रम वाले जो फ्री ट्रीटमेंट वाले में है उसमें वो अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हैं, तो उनका स्वागत है। तो अब फायर अग्नि की जड़ है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैम उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। तो फायर अग्नि की जड़ है। अगर देखिए, अब आप याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है जो नॉर्मली आपको चाइनीज या इस एक्यूप्रेशर सिस्टम को अलग समझता है। ये सब जगह कहा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कैटेगरिकली कहा गया है। फायर अग्नि की जड़ है, लेकिन अगर फायर में जल नहीं है, बैलेंस, अगर फायर में जल नहीं है तो अग्नि एक्सेसिव है। इससे क्या होगा, इन घटेगी, अग्नि एक्सेसिव होगी तो जल क्या है, इन है, तो इन घट जाएगी और जीवन क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बैलेंसिंग सिस्टम तो क्या है, फायर होना चाहिए। तो अगर फायर में जल नहीं है, इस फायर में अगर जल नहीं है, जल का परसेंटेज भी होना चाहिए। सभी पदार्थ, जीवन, संसार के, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन चीजों के से बनी हुई है। हमने कहा था उसमें वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है और जल है, इन्हीं से सब बना हो। तो फायर में भी जल होना चाहिए। अगर जल होगा तो अग्नि एक्सेसिव नहीं हो पाएगी, एक्सेसिव नहीं पाएगी तो हमारा जो जीवन है वो बैलेंस में होगा, ड्राई नहीं होगा, विदर्ड नहीं होगा, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। सूखी, अभी उदाहरण दिया है कि सूखी लकड़ी आपने जलाया तो सूखी लकड़ी भग भग करके जल्दी जल गई और भोजन बनाने में असुविधा हुई। लकड़ी में थोड़ी सी जल है तो वो धीरे धीरे जलेगी और भोजन आपका बढ़िया से पकेगा। वैसे ही फायर, अगर जीवन में केवल फायर हो जाएगा तो राख हो जाएगा जीवन, और अगर फायर के साथ जल भी है तो हमारे जीवन की ऊष्मा वो नियंत्रित रहती है। दोनों का बैलेंस की बात की गई है। केवल
केवल अग्नि नहीं होनी चाहिए, अग्नि के साथ जल भी होना चाहिए। वाटर ठंड की जड़ है, रूट ये है, वाटर जो है वो ठंड की जड़ है, ठंडक वाटर की वजह से आ रही है। तो अगर जल में अग्नि नहीं है तो भी कोल्ड एक्सेसिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्साह, इससे क्या होगा, यांग घट जाएगी। कोल्ड एक्सेसिव हो गई तो यानी इन बढ़ गई, इन बढ़ गई तो यांग घट गई। इसमें क्या हुआ, जीवन ठंडा हो जाएगा, अब बिना ऊष्मा के हो जाएगा, गर्मजोशी कम हो जाएगी। तो इसलिए किडनी और हार्ट का ये रिलेशनशिप है। रूट ऑफ असेंडिंग इज किडनी, ये माना जाता है कि असेंडिंग की मतलब रूट ऑफ असेंडिंग, कोई असेंडिंग है, ऊपर उठाने वाले में, ऊपर चढ़ने वाले में, जो ऊपर चढ़ने मूवमेंट वाला ऊपर का मूवमेंट है, वो रूट क्या है, वो किडनी में है, किडनी। और रूट ऑफ डिसेंडिंग इज हार्ट, तो नीचे वाले ऊपर वाले दोनों के बीच में देयर इज एक्सिस, तो देयर इज एक्सिस ऑफ हार्ट एंड किडनी। ये रिलेशनशिप है हार्ट और किडनी का। द एक्सिस ऑफ हार्ट एंड किडनीज अफेक्ट मेनी अदर ऑर्गन्स, ये एक्सिस अगर बैलेंस नहीं है किडनी और हार्ट में तो वो अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित करेंगे। लीवर, अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लीवर गेट्स इस नरिशमेंट फ्रॉम किडनी इन, लीवर किडनी यांग नहीं लेता है, उससे ऊर्जा नहीं लेता है, लेकिन किडनी इन से लेता है, नरिशमेंट लेता है, किडनी इन से पोषण लेता है, लीवर को किडनी इन से पोषण मिलता है। अगर किडनी इन से किडनी इन कमजोर हो तो लीवर इन को पोषण नहीं मिलेगा, या किन्हीं अन्य कारणों से भी लीवर इन पोषण नहीं दे पा रही है लीवर इन को, तो क्या होगा, किडनी इन अगर कमजोर है और वो पोषण नहीं दे पा रही है लीवर इन को, तो लीवर इन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो लीवर इन अगर डिफिशिएंट हुआ तो हम लोग समझ सकते हैं कौन सा बढ़ेगा, बोलिए आप लोग। अगर इन डिफिशिएंट है तो क्या बढ़ेगा, यांग सर, यांग बढ़ेगा। इनडिफिशिएंट होगा तो यांग बढ़ जाएगा, तो यांग बढ़ जाएगा तो लीवर यांग बढ़ गया। अब लीवर यांग का तो आप समझ लीजिए, लीवर यांग बढ़ेगा तो लीवर यांग राइजिंग कहते नहीं कि लीवर यांग राइजिंग, तो लीवर यांग बढ़ जाएगी, तो लीवर यांग अपनी सीमा से ऊपर चली जाएगी और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरदर्द हो जाएगा, इरिटेशन बढ़ जाएगा, क्रोध आने लगेगा, ये उसका रिजल्ट। हार्ट फेफड़ों को नियंत्रण, अब हार्ट का एक और फंक्शन है, हार्ट बीच में है, फेफड़े दोनों तरफ, तो बीच का आदमी है, आप उसको इस तरह समझिए कि बीच में जो आदमी रहता है दोनों तरफ को संभाले रहता है, तो हार्ट फेफड़ों को नियंत्रित करता है। दूसरे पॉइंट से कि हार्ट और फेफड़े मिलकर के कोई एक गैदरिंग की बनाता है और एक ब्लड बनाता है, यही तो काम है उनका। तो हार्ट भी वो सर्कुलेट करता है कोई एनर्जी, और फेफड़े भी वही एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो नीचे भेजते हैं, जल को भेजते हैं और गैदरिंग की को भेजते हैं। लेकिन कोई की तो रक्त के माध्यम से भी तो घूम रही है, तो ये दोनों मिलकर उसको कर रहे थे। तो ये कह रहे हार्ट फेफड़ों को इस रूप में नियंत्रित कर रहा है, या नहीं कि नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रित इसलिए कर रहा है कि दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो वो दोनों हार्ट और इन दोनों हार्ट भी फेफड़ों को नियंत्रित कर रहा है, इस रूप में है। अगर हार्ट की नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, फेफड़ा भी नहीं भिजवा पाएंगे, क्योंकि आप वैसे सोचिए मॉडर्न साइंस में अगर फेफड़ों को रक्त न मिले हार्ट से तो क्या होगा, फेफड़े फंक्शन नहीं कर पाएंगे। वही इनके रूप में देखिए, अगर हार्ट की नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि हार्ट की भी तो जाती है नीचे, समझिए ऊपर नीचे सब हार्ट की माने, यानी हार्ट की भी तो कोई एनर्जी जा रही है, वो चाहे ब्लड के रूप में हो, किसी रूप में, ब्लड पूरे शरीर में फैल रहा हुआ है, तो यानी हार्ट की नीचे की प्रवाहित नहीं होगी, तो फेफड़ों की भी नीचे की प्रवाहित नहीं होगी, तो क्या होगा, फेफड़ों की यहीं पर चेस्ट में ही जमा हो जाएगी की, और क्या होगा, दमा। ये कंसेप्ट भी है कि यानी अगर हार्ट भी कमजोर है तो फेफड़ों का दमा हो सकता है, किडनी कमजोर है तो भी फेफड़ों का दमा हो सकता है, यानी हार्ट भी जिम्मेदार और किडनी भी जिम्मेदार। और अपने आप फेफड़े
कमजोर होने के कारण नहीं भेज पा रहे हैं ऊर्जा को, तो भी दमा। दमा माने इरिटेशन, बहुत खांसी आएगी, बहुत तेजी आएगी। तो दोनों चीजें, अपना ऑर्गन है उसकी ऊर्जा कम है तो भी दमा, हार्ट की ऊर्जा कम है तो भी दमा, और किडनी की ऊर्जा कम है तो भी दमा। तो 3 कारण तो इसी में बता दिए गए हैं, इसी रूप में। तो व्यक्ति को खांसी दमा हो जाएगी। अब स्टमक स्प्लीन बताइए। स्टमक और स्प्लीन का कार्य क्या है? हार्ट की और किडनी की के नीचे ऊपर की ओर के प्रवाह पर निर्भर करता है। तो यानी स्टमक और स्प्लीन भी डिपेंडेंट है किस पर? हार्ट और किडनी के इस रिलेशनशिप की वजह से। कहते हैं क्या? क्यों? कि भोजन के कोई भी पाचन के लिए, कोई भी रूपांतरण के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो ट्रांसपोर्ट करती है, अपलिफ्ट करती है, यही तो काम करती है स्टमक और स्प्लीन। वो पाचन करती है, फिर उसके उसको रस बना करके ऊपर भेजती है, तो भोजन ऊर्जा बनाती है, तो भोजन ऊर्जा ट्रांसफॉर्म भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो उसके लिए अग्नि और जल दोनों की आवश्यकता है। तो ये रिलेशनशिप कौन दे रहा है? ये दे रहा है हाथ ऊपर है और नीचे किडनी है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी ऊष्मा और आपकी ठंडक दोनों बैलेंस फॉर्म में है। शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपने पोषण के लिए स्प्लीन और स्टमक पर आश्रित होते हैं, इवन इंक्लूडिंग हार्ट एंड लंग्स। सब लंग्स, हार्ट, लंग्स भी, इवन किडनी भी पोषण के लिए। क्यों? पहले मदरली स्प्लीन और स्टमक को मदर वाला रोल दिया गया है, तो पहले पोषण के लिए जिम्मेदार स्प्लीन और स्टमक के लिए ये है। अगर ये कमजोर हो गए तो सारे ऑर्गन हमारे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट, भोजन के आमाशय के जाने के बाद, हम भोजन पहुंच गए आमाशय में, स्टमक में पहुंच गया, तो भोजन सत्व को स्प्लीन ट्रांसपोर्ट, अब बनाया भोजन सत्व एसेंस, और इसी ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट किसने किया? स्प्लीन ने ट्रांसपोर्ट कर दिया। भोजन को रूपांतरित करने की शक्ति स्प्लीन को की ऑफ फायर और की ऑफ वाटर से मिलती है, दोनों के बैलेंस फॉर्म से। जो की ऑफ, दोनों हार्ट ऊपर है और किडनी नीचे है, दोनों के बीच में जो जिसका ऊष्मा का और जल का, ऊष्मा का, गर्मी का और ठंडक का जो रूपांतरण जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी के जो फायर की ऑफ फायर, जो फायर की ऊर्जा है, और उसी तरह जो वाटर की ऊर्जा है, उन दोनों की उससे स्प्लीन शक्ति गैदर कर रहा है। यानी स्प्लीन को मिल रहा, कहां से मिल रहा है? स्प्लीन को किडनी से भी मिल रही है शक्ति और हार्ट से भी शक्ति मिल रही है। वो जल का नियंत्रक है नीचे किडनी, और ऊपर वो अग्नि का नियंत्रक है, तो दोनों को मिल रही है। तो अगर स्प्लीन, अगर अग्नि ज्यादा है, अग्नि मान लीजिए हार्ट अधिक फंक्शनल कर रहा है, या ये हार्ट अधिक नाराज है, या हार्ट अधिक गुस्से में है, या हार्ट अधिक अग्नि बढ़ी हुई है, तो क्या होगा? स्टमक और स्प्लीन बहुत ड्राई हो जाएंगे। और अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो दोनों में डैम्पनेस आ जाएगी। दोनों अवस्थाओं में भोजन का रूपांतरण संभव नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। आपको भरा भरा लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको लगेगा अफारा है, पेट में अफारा है। क्यों? क्योंकि भोजन पच ही नहीं पा रहा है, और भोजन पच नहीं रहा है तो अल्टीमेटली जो आपका हेल्थ इश्यू है वो प्रभावित होने लगेगा। मोटापा बढ़ सकता है, लेकिन आपको शक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति कम मिलेगी। बहुत व्यक्ति रोगी हो जाएगा, बहुत अग्नि भोजन को जला देगी, अधिक अग्नि हुई तो क्या जला देगी, और बहुत जल हो जाएगा तो भोजन को रुकावट कर देगा, वही रोक देगा। तो अग्नि और जल के सम स्थिति माने बैलेंस फॉर्म होने से लिए पाचन बढ़िया होगा, और स्टमक और स्प्लीन दोनों बड़े प्रसन्नचित्त होकर के अपने काम को कर पाएंगे। ठीक, समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं उनको थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है, जो चैप्टर्स में भी दिया हुआ है, तो इससे हो गया। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थोड़ा सा, अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई होगा तो उसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। ठीक है,
Now come to transformation of key by ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का रोल क्या है देखिए। ट्रिपल वार्मर एक यांग ऑर्गन है, उसका पेरिकार्डियम उसका वो इन है और ये यांग है। ट्रिपल वार्मर दूसरे ऑर्गन्स को कार्य करने में मदद करता है ना। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो दूसरों को मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि शादी ब्याह में कोई होता है कि इवेंट मैनेजर, तो इवेंट मैनेजर काम करता है, वही तो करता है। वही ठीक है, आपको ये काम कराना, हम कर देते हैं, करा देते हैं। शरीर के सारे द्वारों को खोले रखने का कार्य ट्रिपल वार्मर का है। कंट्रोलर कौन है? सभी द्वारों कंट्रोलर हम लोग जानते हैं लंग्स है, लंग्स कंट्रोलर है। और द्वार केवल यही नहीं है, द्वार माने सब, रोम छिद्र भी द्वार है, रोम छिद्र भी द्वार है ना। केवल द्वार यही नहीं है, जो द्वार हमारा स्टूल और ये सब वही वाला द्वार नहीं है, बल्कि सारे रोम छिद्र भी हमारे द्वार है। आंख, सब, कान, नाक, सब सारे द्वार खुले रहने से विभिन्न प्रकार की सुचारू रूप से संचरित होती रहती है और वेस्ट सुचारू रूप से निकलता रहता है। पसीना निकलेगा, आंखों से मैल निकलेगा, नाक से निकलेगा, कान से वैक्स निकलेगा, सारी चीजें निकलेगी, शरीर रोम छिद्र से होगा, स्टूल अगर पास हो, सारी चीजें, यूरिन, सब सारा कंट्रोलर। ठीक है। अब essential work of the movement of various types of key and essences in various parts of the body is done by ट्रिपल वार्मर। ये ध्यान रखिए, ट्रिपल वार्मर का रोल ये है कि वो कह रहे हैं कि जितने भी तरह के मूवमेंट होगा, वाटर को, वाटर लिक्विड को और ऊर्जा को लंग्स भेज रहा है नीचे किडनी की ओर, उस काम में मदद कौन कर रहा है? ट्रिपल वार्मर। ये साथ में लगा हुआ है, इसका रोल ये है। तो देर आर 3 वार्मर्स, अपर और मिडिल और लोअर। अब वही उन्हीं बता रहे हैं कि अपर, ईच ऑफ द 3 वार्मर्स इज इन चार्ज ऑफ फंक्शन। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। तो अब सारे वार्मर जो है, 3 वार्मर हैं, ये एक कोई को काम कर रहा है, उसके इंचार्ज है। तो अपर वार्मर में 2 ऑर्गन हैं, हार्ट और लंग्स। दोनों ऑर्गन मिलकर की को चारों ओर फैलाने और नीचे की ओर भेजने का कार्य करते हैं। चर्म और मांसपेशियों तक, स्किन में जो है, की को भेजने का कार्य लंग्स और हार्ट करते हैं। और आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए की और लिक्विड भी, तरल भी फैलता है इन्हीं की वजह से। ठीक है। नंबर 2, अपर वार्मर कंट्रोल्स द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिफेंसिव की। अब क्या करता है, याद करिए, लंग्स का इसका इंचार्ज है। लंग्स किस की क्या इंचार्ज है? नंबर 1 किडनी का। किस, नहीं, कौन से उसके नाम का है, कोई की है, उसका नाम है डेफिशिएंसी। डिफेंसिव। डिफेंस के लिए पहले सबसे पहले जब कोई आपको अटैक होता है तो आप क्या करते हैं? लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो डिफेंसिव की जो है उसके लिए, ठीक है, तो ये काम जो है लंग्स और हार्ट, तो डिफेंसिव की को लिए अपर वार्मर कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग तुरंत LU7 पर और LI4 पर लगा देते हैं, लगाते हैं ना, सीडेट करते हैं ना। LU7 और LI4 पर तुरंत हमारा ध्यान जाता है ना, याद करिए। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट, LI4 और LI4 माने इस एरिया के लिए, तो यानी अपर वार्मर यही तो हुआ। बोलिए, यहां से लेकर के यहां तक कहते हैं गले तक कोई हो तो LI4 लगा लीजिए, और LU7 हार्ट में है, जिस एरिया में है, इस एरिया का इंचार्ज LU7 है, पीछे का भी एरिया इंचार्ज है LU7। तो LU7 LI4 2 इंचार्ज हैं। तो कहते हैं कि ये
डिफेंसिव की को करता है। तो डिफेंसिव की जब भी कमजोर पड़े, यानी कोई अटैक बाहर से हो, तो आपको करना है लंग्स का ट्रीटमेंट। नंबर 2, मिडिल वार्मर में 2 है, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन, और इसी में गॉलब्लैडर भी माना जाता है। गॉलब्लैडर भी इसी में आएगा, स्टमक, स्प्लीन और जीबी। मिडिल वार्मर is in charge of digestion of food, transforming it and transporting the food की upward to the lungs and heart। तो इसीलिए लिया गया है, क्यों, याद करिए ना उसकी भूमिका। वहां से ऊपर से जीबी के माध्यम से कोई आता है पदार्थ जो मिलता है, मॉडर्न साइंस कहती है, बताइए कौन पदार्थ है वो, उसका पदार्थ का नाम क्या है? पीला पीला होता है, बाइल जूस। यस, बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस आता है, बाइल जूस आता है। तो इसलिए जीबी को रखा गया कि डाइजेशन फूड के लिए जिम्मेदार है बाइल जूस भी। बिना बाइल जूस के, बिना पैंक्रियाटिक जूस के वो संभव नहीं है, क्योंकि उसका पीएच ही, मॉडर्न साइंस कह रही है कि उसको पीएच ही ट्रांसफॉर्म नहीं बदल पाएगा। वो हाईली एसिडिक से उसको करना, हाईली एल्कलाइन करना, मतलब स्लाइट एल्कलाइन करना है, 8 लग जाना है, पीएच 8, तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एसिड वो स्टमक से आई है, तो पीएच 2 1.2 से 2 का है। तो इसलिए डाइजेशन फूड के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए, लंग्स तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है स्टमक, स्प्लीन और जीबी। द मिडिल वार्मर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव की, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिटिव की नाम दे दिया गया है ना, न्यूट्रिशन दे रहा है तो न्यूट्रिटिव की हो गया। इट मेक श्योर दैट द की मूव्स इन राइट डायरेक्शन। स्प्लीन की शुड गो अपवर्ड एंड द स्टमक की शुड गो डाउनवर्ड। अशुद्ध को नीचे निकाल देना है तो वो स्टमक काम का है, और स्प्लीन को, भोजन सब को ले जाकर के ऊपर देना है, स्टमक को तो वो दे दे। ठीक। नाउ लोअर वार्मर में क्या है, तो न्यूट्रिटिव की क्या इंचार्ज है, क्या हो गया, पहला डिफेंसिव की का ऊपर वाला, दूसरा वाला न्यूट्रिटिव की का इंचार्ज, तीसरा क्या है, लोअर वार्मर में 4 ऑर्गन है। लीवर, देखिए लीवर इसमें है, लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल दोनों। इट इज इन चार्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, किसका, फ्लूइड्स एंड वेस्ट। यानी कोई भी फ्लूइड और वेस्ट के लिए मान लीजिए कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इवन एलआई में भी, तो भी आपको ट्रिपल वार्मर का कोई पॉइंट आप मेथी लगा सकते हैं। कौन सा पॉइंट है वो, क्या लगा सकते हैं, नॉर्मली मेथी। अगर मान लीजिए ट्रिपल वार्मर को ट्रीट करना हो तो हमको कोई पॉइंट चाहिए ना, हमारे पास एक बढ़िया पॉइंट हर TW20 सर। नहीं, वो तो हम उसकी बात, हम देखिए सिद्धांत की बात नहीं कर, तो एक सिंपल सी बात करिए जो उसको शुरुआत में है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहते हैं कि ये ऑर्गन TW5 नहीं, 5-6 बातें नहीं कर रहे हम, तो कह रहे ऑर्गन सोर्स पॉइंट। एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट चाइनीज सिस्टम में ऐसा है जो उस एनर्जी, उस चीज की क्षमता को बढ़ाता है। यही तो हम सिंपल बात कर रहे हैं अभी। हम कोई पॉइंट, वैसे बहुत पॉइंट हो सकते हैं, हम कह रहे हैं कि हमको समझने के हिसाब से, अगर हमको कुछ नहीं मालूम, याद ही नहीं, तो हमको क्यों मालूम है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट उस ऑर्गन की क्षमता को बढ़ा देता है। यही तो करता है। उसमें लगा हुआ बैटरी, उसमें लगा इन्वर्टर, अब उसमें उसको फैलाने के पूरे काम करता है। तो यानी अगर कोई भी ऑर्गन कमजोर हो, मान लीजिए हार्ट कमजोर हो, कोई भी ऑर्गन कमजोर हो, तो उसके हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे पहला ट्रीटमेंट, सिंगल अगर देना हो तो पहला ट्रीटमेंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे। लीवर में, लीवर की प्रॉब्लम कोई हो तो लीवर 3, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो H7, लंग्स की प्रॉब्लम हो तो LU9। ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये ऑर्गन, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अभी पॉइंट बहुत हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई ऑर्गन
कमजोर पड़ रहा हो और अपना काम को ठीक से नहीं कर पा रहा हो, तो उसके ऑर्गन्स उस पॉइंट पे आप नटोन सीडेट कर मेथी मटर दाना कुछ तो लगा सकते हैं। तो ये इंचार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट, द की हैज ए डाउनवर्ड मूवमेंट, जो भी इस की का डाउनवर्ड मूवमेंट है, लोअर वार्मर कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ की ऑफ द इंटेस्टाइन्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर। इंटेस्टाइन में क्या हुआ, स्टूल पास होता है और यूबी से आपको जल मतलब यूरिन। तो ये उसका ये सिस्टम आपको समझ में आया। ये चैप्टर जितनी बार आप पढ़ेंगे, देखिए पढ़ नहीं पाता है कोई, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग जैसे हम भी तो पढ़ रहे हैं इसे आपके बहाने। अब हम लोग को स्टेग्नेशन आपकी समझ में आ जाए, बहुत बात होती है इसकी, स्टेग्नेट कर गई है तो क्या क्या कितने सिम्टम आएंगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अधिकांशतः तो स्टेग्नेशन की है। अधिकांशतः देखिएगा कैसे स्टेग्नेशन, रिबेलियस, स्टेग्नेशन, जितने पॉइंट है सब इसी में समझ में आते हैं। कंट्रावेक्शन, सब स्टेग्नेशन भी वही है, कंट्रावेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है बस, लेकिन वही है मूल। लॉ नंबर 1 क्या कह रहा है कि मस्ट ऑलवेज सर्कुलेट। आपको कभी किसी को बताना हो तो बोलिए कि भाई की ऊर्जा जो है उसका काम रुकना नहीं है, वो जीवन की तरह गतिशील होनी चाहिए। जैसे जीवन गतिशील होता है वैसे निरंतर गतिशील होना चाहिए, उसको मूवमेंट होना चाहिए, लगातार सदैव संचरित होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। रुकी गड़बड़, जीवन रुका गड़बड़। तो दूसरा क्या है, की मस्ट स्टैग्नेट, की में स्टैग्नेट इन द मेरिडियंस ड्यू टू, इन कारणों से ये रुक सकती है। कैसे? नंबर इमोशन, पर्टिकुलरली ग्रीफ। इसीलिए लोग कहते हैं भाई दुख अधिक मत करिए, क्योंकि दुख केवल एक ही चीज लेके नहीं आता। दुख ने कहा आपको दुख हुआ, एक तो वैसे भी आप परेशान हुए, दूसरा क्या हुआ, स्टेग्नेशन हो गया और दूसरी परेशानी बढ़ गई। तो शोक को इसीलिए सबको बना देता कि आप प्राणायाम करिए, आप योगासन करिए, आप यम नियमों का पालन करिए, ताकि आपको एक शक्ति मिले जिससे आप ग्रीफ, शोक से अपने को दूर कर सके। नहीं तो एक प्रॉब्लम होगी, 2 प्रॉब्लम। तो 3 कारण है। इमोशन यानी ये आपका क्या हुआ, मानसिक हुआ है ना। इमोशन मनोभाव तो मानसिक हुआ ना, ये तो शोक हो रहा तो मानसिक हुआ। डाइट भोजन, ये आपका भौतिक हुआ। आप कैसे ले रहे हैं, आप खूब तला भुना ले रहे हैं, आप खूब कोल्ड वाला ले रहे हैं, खूब ठंडा पानी नहीं, ठंडा वो क्या बोलते हैं पेय पदार्थ। आजकल तमाम एडवर्टीजमेंट आएंगे, गर्मी आ रही है तमाम शुरू हो जाएगा एडवर्टीजमेंट कि भाई आप बिना ठंडा, अगर उनका ठंडा नहीं पिएंगे तो आप बहुत मतलब ऐसा लगेगा आपको कि इनके बिना ठंडा पिए हुए आप हमेशा गर्म रहेंगे। जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें आप पिएंगे आप तुरंत तरोताजा हो जाएंगे, 4 नुकसान और आपके हो जाएंगे, ये सब लोग जानते हैं। तो वो पर्टिकुलर ग्रीजी कोल्ड फूड्स इनको आप खाएंगे तो भी। तीसरा पैथोजेंस। अब तीसरे में आता भाई एनर्जी, हमारे पास जितनी एनर्जी है वो भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। बैक्टीरिया, वायरस भी, और अपने शरीर के अंदर भी पैथोजन है। पैथोजन माने अपने शरीर में अगर कोई जल बढ़ जाए तो ही तो पैथोजन हुआ। तो अपने शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कोई भी रोग कारक विष द्रव्य, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस और कोई मतलब कोई पदार्थ जो एक्सेसिव हो, संतुलित अवस्था में न हो, वो पैथोजन का कारण बन जाता है, वो भी उसको मानिए पैथोजन। तो 3 चीजें हो गई। लॉ नंबर 3 क्या है, पेन एंड स्वेलिंग यूजुअली इंडिकेट दैट समथिंग इज स्टेग्नेंट। अगर दर्द हो रहा है और स्वेलिंग है तो नॉर्मली माना जाता है कि कोई चीज रुकी हुई है। कैसे? ये भी तो कह रहा है, ये मॉडर्न साइंस कह रही है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा, तो जब भी कोई बैक्टीरिया आकर के आपको प्रभावित करने लगेगा तो उस जगह पर उसकी सुरक्षा के, हमारे सुरक्षा वाले जो सैनिक है, सिपाही, वो आएंगे,
तो वहां स्वेलिंग हो जाएगी, वहां जलन हो जाएगी, वहां ब्लड अधिक बढ़ जाएगा, तो वहां दर्द भी होने लगेगा। ठीक है, तो दर्द अगर हो रहा है तो पहली 3 कंडीशन डॉक्टर वॉल ने कहा, बताया मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि अगर दर्द हो रहा है तो उसके 3 पॉइंट, दर्द हो रहा है तो उसके 3 चीजें पहले कि स्वेलिंग, जलन, सूजन, सूजन, जलन और वहां लालिमा, ये पहले आ चुकी होगी और दर्द चौथी चीज है। तो ये आपको तुरंत समझ जाना है कि स्टेगनेंट है। यानी अब इस जगह पर अब बताइए, अगर स्टेगनेशन है और हम ये कह रहे हैं कि कोई अधिक हमारे पास डिफेंस वाले आ गए, तो ऊर्जा घटी होगी कि ऊर्जा बढ़ी होगी? बढ़ेगी। ठीक, और क्यों? क्यों? इन्फ्लामेशन हो गया। हाँ ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो शब्द है उसमें, वहां पर रक्त अधिक आ जाएगा, वहां पर हमारे डिफेंस के सारे सैनिक आ जाएंगे, WBC आ जाएंगे। याद करिए ना, WBC में क्या है? न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल पहले आ जाएगा, तो ये सब सारी चीज बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दर्द और सूजन है तो रुकावट हुई है, तो रुकावट हुई है तो दूसरा कारण कि वहां पर एक्सेसिव एनर्जी है। तो हमको कोई भी काम करना हो स्टेगनेंट में तो क्या करना है? सिडेशन। इन स्टेगनेशन ऑफ की देयर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस, कहते ना कि अफारा, हमारा यह कहते भरा भरा लग रहा है पेट, अफारा हो रहा है, तो ये सब क्या है? फुलनेस। फुलनेस की बात करें, भरा भरा महसूस हो रहा है, तो ये बने ऊर्जा रुकी हुई है। पेन ड्यू टू स्टेगनेशन ऑफ की इज नॉट कांस्टेंट। विशेषता इसकी क्या है? कैसे जाने की ये पेन है? ये उसका है, 2 तरह के पेन हुए, एक पेन उसी जगह हो रहा है, एक मूवमेंट वाला हो रहा है। इसका पेन मूवमेंट वाला होगा, इट इज समटाइम्स इंटेंस एंड समटाइम्स देयर इज नो पेन। कभी पेन हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी इस जगह पे हुआ, कभी इस जगह पे हुआ, कभी दबा दिया तो उधर चला गया। ये जो पेन हो रहा है वो मूविंग पेन, इसको बोल रहे मूविंग पेन, एक जगह से दूसरी जगह, और हाथ फेर दिया और थोड़ा दबा दिया तो दूसरी जगह फैल गया। लेकिन जो स्ट्रेसिस वाला पेन होगा, जो ब्लड का सब पेन होगा, वो पॉइंट पर होगा, सिंगल पॉइंट पर, छोरा भोंकने की तरह, वो सिंगल पॉइंट पर होगा और उसी पॉइंट पर रहेगा, कायम रहेगा। लेकिन ये स्टेगनेशन ऑफ की, स्टेसिस ऑफ की के संबंध में जब ब्लड की बात करते हैं तो हमको बोलते हैं स्टेसिस ऑफ ब्लड, और जब हम की बात करते हैं तो स्टेगनेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? द पेन टेंड्स टू डिस्पर्स ऑन प्रेशर एंड मूव्स अराउंड। अगर दबाया तो दर्द आसपास फैल रहा है, यानी मूव कर रहा है। लॉ नंबर 5 है। लॉ नंबर 7 क्या है? 6 क्या है? द पेन टेंड्स, हाँ 6 ये हुआ। 7वां क्या है? पेन बिकम्स वर्स ड्यू टू इमोशन। दुख का आवेग है, शोक है, तो ये दर्द बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए योग है। सुख दुखे समेक्यता लाभा लाभो जया जयो। उनको अर्जुन को शोक हुआ था, उन्होंने बोले कि भाई हमारे बाबा सामने खड़े हुए हैं, हमारे पितामह खड़े हुए हैं, हमारे तमाम लोग खड़े हुए हैं, हम कैसे, हमारे मित्र बहुत से हैं, हमारे भतीजे तमाम हैं, कैसे मैं वाण मारूं? तो उन्होंने कहा सुख दुखे समेक्यता। किन्हों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुखे समेक्यता लाभा लाभो जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसि। तुमको पाप नहीं लगेगा। तो भावनात्मक उद्देश्य से दर्द बढ़ जाएगा। कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कह रहे कि हो जाता है, कोशिश करनी चाहिए कि भावनात्मक उद्योग को हम लोग अपने कायम कर रखें। उसका तरीका वही है, प्राणायाम और योग। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सरिता मैडम से पूछेगा, वो सब जानती हैं। लॉ नंबर 8, तनाव और अफारा डिस्टेंशन। अफारा माने फूल जाना। कभी आप देखिए किसी का पेट पूरा हुआ है तो तनाव अफारा का कारण स्टेगनेशन ऑफ की है किसी को ये, तो समझ जाइए कि स्टेगनेशन है। पॉइंट हमको आगे बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन समझ पाए कि
हम क्या कौन से उसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आयुर्वेद की भाषा में पढ़े तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेतु सूत्र। बोलिए कौन है कि नहीं? हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित हो गई। जी सर, प्रणाम सर। जी सर, हेतु सूत्र। समझ रहे हैं ना, हेतु सूत्र है ना ये? बोलिए। जी सर। उसने कहा कि हमारा कोई पेशेंट आए, उसने कहा कि तनाव हमको अफारा हो रहा है, हमको तनाव होता है, हमको यहाँ पर फूला रहता है, तो आप ये आगे कारण लिखे, का कारण हेतु सूत्र है स्टेग्नेशन ऑफ ली। आप समझ जाएंगे कि स्टेग्नेशन ऑफ ली है। तो ये समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत सरल है। हम जानते हैं कि भाई हमारे पास क्या करना है, लेकिन यही समझना कठिन है। तो ये बता दिया खेमका सर ने कि देखिए तनाव है अगर कोई है तो आप स्टेग्नेशन ऑफ ली की बात समझ जाइए। फिर क्या कहा? पेन दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पेन जा रहा है, इज ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की। ये वही है, मूव कर रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, यहां से वहां, वहां से यहां, आज यहां था कल वहां था, आज कम है कल ज्यादा है, कम ज्यादा अधिक उधर बाया दाया कोई भी हो रहा तो वो स्टेग्नेशन ऑफ की है। और दूसरा, सर कभी हो रहा है और कभी ठीक हो जाए तो ये भी स्टैग्नेशन होगा फिर? यस, जी सर। वही तो, यही तो कह रहे हैं कि कभी आपको धीमा हुआ, कभी खत्म हो गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, मूविंग एंड इंटेंस एंड लो, इंटेंस एंड लो। जो स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा वो आपका इंटेंस नहीं, बहुत बहुत इंटेंस होगा, सीवियर पेन जिसको बोलेंगे, पूरा भोगने की तरह। यहाँ स्टेग्नेशन, यहाँ बहुत सरल है अधिकार। और देखिएगा अभी स्टेग्नेशन ऑफ की को समझ जाइए, बहुत सी बीमारियां छोटी छोटी होती इसी में और हम लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। खेमका सर की किताब बहुत अच्छी है। कह रहे हैं कि पेट में गांठें और गोले कभी दिखाई दें और कभी गायब हो जाए, ऊर्जा की रुकावट है। ऊर्जा ठीक होगी। आपने क्या किया? आपने मान लीजिए हाथ में आ रहा था कहीं, आपने वो चला दिया रोलर, तो वो बैलेंस, अगर बैलेंस हो गई तो रुकावट चली गई, खत्म हो गई। वो भी तो कारण हो सकता है। सिंपल कारण भी, सिंपल कारणों से भी हम उसको रुकावट को खत्म कर सकते हैं। पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स, एप्लीकेशन ऑफ मेथी, एप्लीकेशन ऑफ सीट एंड बाई एक्यू इंस्ट्रूमेंट्स, इनके माध्यम से भी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, करते हैं। आपका दर्द हो रहा है, आपने उस जगह पर खूब मालिश कर दिया तेल में, तेल की मालिश, ठीक हो गया। होता है ना, अभी देखा आप लोगों ने कभी? यस सर, होता है सर। यस। उसी तरह एब्डोमिनल, पेट में गांठें और गोले कभी दिखाई दे और कभी अपने आप गायब हो जाए तो जाने ऊर्जा की रुकावट है। शरीर में कभी भी गांठ जैसा उभार बने तो स्टेग्नेशन ऑफ की, यानी वहां पर की रुक गई है, ठीक है। तो अगर उस जगह पर आपको करना हो जाए, उसके ट्रीटमेंट करना हो उसका, तो आप स्टेग्नेशन ऑफ की का भी उपचार कर सकते हैं। क्लियर? यानी यहाँ वहां पर ऊर्जा को आपको सिडेट करना है, वहां पर आपको सिडेशन से काम लेना है। क्लियर? समझना, बस समझना है, थोड़ा समझने हैं, समझने की आवश्यकता बस है कि आपको कब करना कब नहीं करना। सर इसीलिए इसे तांडवी ऊर्जा भी कहते हैं। रिबेलियस न, रिबेलियस तो स्टेग्नेशन हाँ नहीं जी। है, अभी रिबेलियस नहीं है, तांडवी तो बाद में होगी। जब ये बढ़ जाएगी और आप उसको हाँ कोई जी। प्रभावित होगा तब ये तांडव करेगी। शरीर में कहीं भी गांठ जैसा उभार बनने लगे तो स्टेग्नेशन की है, ये हम समझ गए। ग्लूमी फीलिंग, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन में बी ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई डिप्रेशन हो, ये नहीं इसमें लिखा कि ये कोई आवश्यक नहीं कि हमेशा हो, लेकिन कभी कभी डिप्रेशन का कारण भी मूड स्विंग का बदलने, तो भी यहाँ क्या होगा, लीवर का, हम लोग आगे पढ़ेंगे लीवर का होगा, तो लीवर की वजह से डिप्रेशन भी होता है, मूड स्विंग भी होता है, ग्लोमी फीलिंग भी होता है। लीवर के स्टेग्नेशन हो गई तो ग्लोमी फीलिंग बड़ा आपका, और साथ में ग्लोमी फीलिंग, मूड स्विंग, कभी अचानक प्रसन्न हो गए, अचानक हो गए, ये बहुत होता है। आप देखिएगा घरों में बहुत होता है, अचानक बहुत प्रसन्न, बहुत वो। इन स्टेग्नेशन ऑफ की देयर इज एक्सेस एनर्जी एट द लोकेशन ऑफ स्टेग्नेशन, जो लोकेशन है उस जगह पर तो बड़ी है एनर्जी, पहले समझ लीजिए।
यही समझना है कि अगर हम लोकेशन पर कभी कोई लोकेशन के आसपास पॉइंट लगा रहे हैं, कोई मेथी लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, यानी अगर आप स्पेशली अगर आप सीडेट टोन कर रहे हैं तो यू हैव टू सीडेट नियर बाई पॉइंट्स। अगर नियर बाई पॉइंट पर आप जाना, देखिए कंसेप्ट कई हो सकते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर कभी स्टेग्नेशन आपको लगे कि है तो उस लोकेशन पर, लोकेशन के आसपास, लोकेशन मींस नियर बाई लोकेशन, लोकेशन जगह, उस जगह पर और उस जगह के आसपास की जगह लोकेशन ही कहलाएंगे, वही लोकेशन मतलब सॉरी लोकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो उन लोकल पॉइंट्स को आप हमेशा क्या करना है, सीडेट करना है। द ट्रीटमेंट इज गिवन बाय सीडेटिंग द रिलेवेंट पॉइंट्स। ठीक, ऊर्जा के और जो तरीके हैं उनका तरीकों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको समझ में आ जाए कि ये स्टेग्नेशन का है तो वहां आपको सीडेशन ही करना है। लॉ नंबर 14, जबकि अपने मार्ग में कहीं किसी बाधा की वजह से अवरुद्ध हो जाए तो इसको स्टेग्नेशन ऑफ की कहेंगे। किन्हीं कारण से रुक गई, उसके मार्ग में बाधा आ गई, वो नहीं जा पा रही है, तो उसको स्टेग्नेशन ऑफ की कहेंगे। लॉ नंबर 15, इन स्टेग्नेशन ऑफ की, एक सेकंड, इन स्टेग्नेशन ऑफ की वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर। इनमें से कुछ हो सकती है, कोई आवश्यक नहीं कि सभी हो एक साथ हो सारे, लेकिन 2-4 हो सकते हैं। पसलियों के नीचे तनाव, कभी कभी आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, याद करिए, सोए हुए हैं, आपके पसलियों के नीचे आपको थोड़ा सा दर्द, पेन हो रहा है या तनाव हो रहा है, तो ये भी उसी की वजह से। पार्श्व भाग में दर्द यानी कोस्टल पेन, जो वही पसलियों के नीचे जो बगल में लेफ्ट में होता है, वो पार्श्व भाग में दर्द, वो भी इसी वजह से। और पार्श्व भाग में एक ही मेरिडियन जा रही, कौन सी मेरिडियन है? मेरिडियन का नाम बताइए कोस्टल पेन के आसपास मेरिडियन का चाइनीज में। सर यूबी मेरिडियन। गॉलब्लैडर, सर गॉलब्लैडर, बैक। कोस्टल पेन, कोस्ट ये है कोस्टल एरिया, जो ओके सर। पसलियों के उसमें होता है ना, पसलियां यूं जाती है, राइट वाला जो भाग, तो पेट के ऊपरी भाग में अफारा, तो ये आ रहा है, ये भी अफारा, डिस्टेंशन, तो डिस्टेंशन कारण भी यही होता है। गले में तनाव, कभी कभी गले में किसी को कहता है कि हमारे गले में जैसे लगता है कि कोई कांटा चुभा हुआ या पड़ा और स्वेलिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो ये भी कभी कभी इसकी वजह से भी होता है। डिप्रेशन, एक सेकंड, स्थान बदलने वाला दर्द और पेट में मांस की गांठें बनना और विलुप्त हो जाना, ये भी इसी का। मूड स्विंग, एंगर और इरिटेबिलिटी, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट बढ़ गई, एंगर हो गया, मूड स्विंग हो गया। कौन सा एक और ऑर्गन पढ़े, अभी ऑर्गन पढ़ेंगे हम लोग, लीवर होता है ना, यही उसका कैरेक्टर है। यस सर। लगातार डकारे आना, लगातार डकारे आना हो और शरीर में कहीं भी दबाने से डकार आ जाए, तो यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा रुकी हुई है, उस आपने दबाया, ऊर्जा निकल गई डकार के माध्यम से। ए फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट बहुत टाइट है तो हेडेक, वो है ना?
फीलिंग ऑफ टाइटनेस, चेस्ट कभी कभी टाइट लगता है कभी, तो ये कारण भी इसी वजह से हो सकता है, और मेन कारण लीवर होगा। हेडेक, सर दर्द भी हो सकता है। रेड साइड्स ऑफ टंग एंड टिप विद रेड पॉइंट्स। रेड साइड, अब देखिए साइड जो है, साइड किसका प्रतीक है? टंग का साइड। साइड में क्या होगा? सर लीवर गॉलब्लैडर। लीवर, लीवर गॉलब्लैडर। और टिप विद रेड पॉइंट्स यानी लीवर की हीट बढ़ी या गॉलब्लैडर में हीट, वही लीवर वाली वही, तो इसकी वजह से। साइज फ्रीक्वेंटली, टसकने लगना, आ भरना, बड़ी बड़ी सांसें लेना, ये सब होगा। साइंग इज ए स्पॉन्टेनियस वे टू रिलीज द स्टिमुलेशन ऑफ इन द टेस्ट। ये इससे क्या होता है, वो कह रहे हैं कि शरीर प्रतिक्रिया करता है कि उसको निकालना चाह रहा है, जो चीज रुकी हुई है, ऊर्जा रुकी है कहीं, उसको निकालना चाहता है। हिकअप, लगातार हिचकी आ रही है, लगातार आ रही है, एक आध बार आई तो ठीक है, लेकिन लगातार आ रही है तो इसका हिकअप इज ड्यू टू लीवर की, ये बता भी दिया स्पेसिफिक, लीवर की स्टिमुलेशन इन द डायफ्राम। तो डायफ्राम में केवल आप दबा दें, चेस्ट के सामने वाले भाग में आप दबा भी दें डायफ्राम के पार्ट को, तो भी ठीक हो जाएगा। और डायफ्राम का कोई पॉइंट भी होगा हमारे पास, कोई पॉइंट बनाना चाहेगा? यूवी का पॉइंट है कोई? सर CV4 नहीं, यूवी का पॉइंट, यूवी का पॉइंट है, यूवी का 2 पॉइंट छूटे हुए हैं बैक शू पॉइंट में, देखिए। सर UV13। नहीं, 13, 14, 15 तो हाई है वो, लंग्स के और उसके हार्ट के, उसके पेरिकार्डियम के। 13, 14, 15 फिर छूटे हुए हैं 2। 20, 21 सर, स्टमक स्प्लीन। 13, 14, अरे तो भाई डायफ्राम तो स्टमक स्प्लीन के ऊपर होगा भाई, अच्छा ऊपर से आ रहा है। देखिए, चलिए ऐसे समझ, वो लोकेशन मतलब उसका बोलते हैं लोकेशन भी, देखिए भूगोल जिसको बोलते हैं। सर 17 नंबर है, 17 नंबर होना चाहिए। 16, 17 सर। 16, 17 ठीक कह रही है, 16, 17 2 पॉइंट है, ठीक है, क्लियर हुआ? ये पॉइंट है, तो वो पॉइंट भी आपको डायफ्राम 13, 14, 15 फिर 2 पॉइंट छूटे हुए 16, 17, आगे बंद कर दीजिए। हाँ चलिए, फिर लगातार हिचकी आना, और डायफ्राम में है नॉजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, नो एपेटाइट आर ड्यू टू स्टेगनेंट लीवर की अटैकिंग स्टमक। ये मैडम का बात किया, उन्होंने कहा, वो अभी बताया था मैडम ने ना कि वो बड़ा कौन सी ऊर्जा है अटैकिंग वाली, बिल्कुल जी सर, लीवर अटैकिंग। जी सर। पेट में गुड़गुड़ाहट कारण स्टेगनेंट लीवर का आंतों पर आक्रमण है। आक्रमण कब होता है बताइए जरा, आक्रमण कौन करता है? सर लीवर एक्सेस होता है तो फिर वो जो ऑर्गन आपका वीक होता है वहां पर अटैक करता है वो। तो मतलब आक्रमण तभी होगा जब एक ताकतवर होगा और दूसरा कमजोर होगा। जी सर। वो कमजोर वाले को हमको ताकतवर बनाना है और ताकतवर वाले को घटाना है, बस यही तरीका है उसका। डायरिया के कारण स्टेगनेंट लीवर की का स्प्लीन पर आक्रमण है, तो स्प्लीन कमजोर, लीवर शक्तिशाली, तो लीवर को घटा दीजिए, स्प्लीन को बढ़ा दीजिए। Irregular periods and premenstrual syndrome with tension in breast due to stimulation of liver. Stimulation लीवर का स्टिमुलेशन का ये बड़ा पॉइंट है जो सिम्टम के रूप में आता है। Abdominal masses that appear and disappear, ये भी उसी के कारण है। Now come to स्टेगनेशन आपकी निम्नलिखित स्थानों में, यहीं तक छोड़िए। स्टेगनेशन आपकी निम्नलिखित स्थानों में हो सकता है। आप देखिए, अब भी बता दिया और भी और क्लियर कर दिया। अभी तक आपने पढ़ाया, अब बताया उन्होंने कि स्टेगनेशन है, आप ये पहचान लीजिए। अब कह रहे हैं कि स्टेगनेशन भी बता दिया, कि स्पेसिफिक बता दिया कि 3 जगह होगा, या तो लीवर की में होगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और या स्मॉल इंटेस्टाइन में।
बस आपको कुछ नहीं करना, आपको समझ गए कि जब भी कभी स्टेग्नेशन की बात होगी तो तीन ही जगह पर है, या तो लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी इसमें शामिल कर लीजिए, वो भी हुआ, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टेग्नेशन और ऑब्स्ट्रक्शन किन्हीं कारण से रुका हुआ, तो आप या तो खुद रुकी या किसी वजह से रुक गई, तो यानी दो ही ऑर्गन हमने बताए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में गुड़गुड़ाहट होगी तो इसी वजह से होगी, और लीवर की में रुकावट होने से लीवर की बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से बढ़ेगी तो भी वो आसपास के उस पर अटैक कर देगी। तो हम लोग लॉ नंबर 16 पर हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप लोग फिर अगर कोई पढ़ेगा तो और आपको क्लियर होता चलेगा, और कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभी, अभी जब एग्जाम दे रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हो वो इन सब को पढ़ने से चाइनीज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ज्ञान को है, हेतु सूत्र को अधिक ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और फिर आपको समझ में आने लगेगा, तो आपको बहुत आगे पॉइंट बहुत सरल है, वो तो चाहे लीवर में देखिएगा, किसी में देखिएगा 4-5 पॉइंट होंगे, लीवर के 5 पॉइंट तो मशहूर है, 6 पॉइंट बोलिए, किसी को मालूम है? 6 पॉइंट सर लीवर 2 और 3 और लीवर 14। 3, 13, 14 तो है ही सर, 3, 13, 14। 3, 13, 14 बस आप एक फ्रेज याद रखिए कि बड़ा 3, 13 कर रहा था, तो 3, 13 तो अपने आप हो गया 3, 13, 14, और अब थोड़ा यहाँ 3, 13 में लीवर आया तो एक गाल उसका सहयोगी है, तो एक उसी का पॉइंट बहुत मशहूर पॉइंट है 34, ऑलरेडी 34 बहुत मशहूर पॉइंट है, तो 34 कर दिया, और दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट और हैं आपके पास, SP4 पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का एक ही पॉइंट, 2 ही पॉइंट बहुत मशहूर है, वो भी पेरिकार्डियम 6 और ट्रिपल वार्मर का 6, वो भी 6 P6 PW6, तो 6 पॉइंट हो गए ना, 3, 13, 14, GB 34 और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का 6 पॉइंट है ना, क्योंकि ट्रिपल वार्मर अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रिपल वार्मर का रोल बहुत अधिक है, वो कह रहा है कि ऊर्जा, यह क्या हो रहा है, ऊर्जा रुकी हुई है, वो कह रहा था, वहां पे लिखा हुआ था पहले कि ऊर्जा को सब जगह का फैलाने का, सब जगह करने काम में सहयोगी है। अच्छा एक सेकंड, ठीक, तो हम लोग जो है किनका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को लेंगे, और उनके सिद्धांतों के अनुरूप हम लोगों को ज्ञान अर्जित करना है और उनके सपने को पूरा करना है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर।